नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं का मौसम आ रहा है, या ये कहें कि परीक्षाओं के दिन आ रहे हैं। तो जैसे जैसे परीक्षाओं के दिन आते हैं वैसे ही चिंता भी साथ आती है, या कहें कि तनाव भी साथ आता है। और यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कि तनाव मुक्त परीक्षा। इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मेहमानों को आमंत्रित किया है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शालिनी सिंह, बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और हमारे साथ हैं श्री रमेश चंद्र धस्माना जी, जो कि राधा माधव पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी कहा कि तनाव मुक्त परीक्षा आज का हमारा विषय है, तो इसी विषय पर बात करते हुए सबसे पहले आपसे मैडम जानना चाहेंगे कि ये तनाव मुक्त परीक्षा हम किस तरह कर सकते हैं। एक्चुअली में मैम है क्या कि भय जो है, जो तनाव व्याप्त होता है बच्चों में, वो एक काल्पनिक प्रक्रिया के तहत आ जाता है। तो ये जो भय है, इसके ऊपर नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं उपाय की बात करूँ, इस तनाव के उपाय की बात करूँ, तो हमें सबसे पहले तो एक प्राणायाम जो आसन है उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन में जाएगा, और प्राणायाम में ऑक्सीजन ही लेते हैं तो उससे ब्रेन में वो ऑक्सीजन जाएगा, और जिसके कारण हमारा ब्रेन जो होगा, जो हमारा मस्तिष्क जो होगा, वो शांत होगा। और आप एक चीज़ ये समझिए कि शांत मस्तिष्क ही 4 गुना ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप अशांत हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उससे कहीं ज़्यादा 4 गुना, अगर शांति आपके मस्तिष्क में है तो 4 गुना ज़्यादा वो वर्क करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर आप कहें तो हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही ढंग से होनी चाहिए, ताकि हमें तनाव हो ही ना। हम अपने पाठ्यक्रम को ऐसा तैयार करें कि हम उसे पढ़ते रहें, और ऐसा पढ़ें हम कि हमें वो सारी चीज़ें एक इकट्ठे ना हो पाए। मतलब इसलिए हमें शुरू से ही पढ़ना चाहिए, अपना समय चक्र बना के कि हमें कितना समय देना है पढ़ाई के लिए। तो इस हिसाब से अगर हमारी पूरी स्टडी रहेगी, अगर हम पूरी पढ़ाई किए रहेंगे, तो तनाव बिल्कुल हमारे पास नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है कि हमें थोड़ा बहुत खेल कूद, केवल पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट ना हो। और एक अलावा ये भी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा न पालें। आप जितना मेहनत किए हैं उसका फल ज़रूर आएगा। कॉपियाँ ऐसी, भले जो भी हो, कॉपियाँ ऐसी चेक नहीं होती कि कोई आपने सही लिखा है तो काट देगा आपका। तो आपके नंबर उतने आएंगे जितना आपने मेहनत किया है, तो लगभग उतने ही आते हैं। तो उस आशा करिए कि आपने जितना मेहनत किया उतना आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अपेक्षा अपने ऊपर ओवरबर्डन मत डालिए। और इस तरह से आप तनाव विमुक्त होके ही परीक्षा दीजिए। और ये कोई जीवन का आखिरी तो होता नहीं है, 1 परीक्षा 2 परीक्षा, कई परीक्षाएं आती रहती हैं। यही बात सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैडम ने कहा कि तैयारी अच्छी होना चाहिए। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि तैयारी से ही तनाव नहीं आएगा? मेरा ये मानना है कि तनाव तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप देखें, इसके कई कारण हैं। एक, जैसे मैडम ने बताया कि हम साल भर पढ़ाई करें, लेकिन जो पढ़ाई साल भर भी करते हैं, तनाव उनको भी होता है। उसको कैसे कम करेंगे? वो कम कभी नहीं हो सकता। अच्छा। कारण क्या है कि आपके अगर 50% नंबर आ रहे हैं तो आप 60% के लिए तनाव ले रहे हैं। बिल्कुल। आपके 70% आ रहे हैं तो आप 90% के लिए तनाव ले रहे हैं। जिस बच्चे के 90% आ रहे हैं वो चाहता है 99 आ जाए। 99 वाला इसलिए तनाव में रहता है कि मेरे 100 नहीं आए। तो तनाव तो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी कारण है तनाव का, चाहे वो अपनी अपेक्षाएं, जैसे मैडम ने कहा कि हम ज़्यादा कर जाते हैं, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। हम इसकी चिंता न करें कि कितने नंबर आएंगे, हम अपनी पूरी पढ़ाई ढंग से करते रहें। नंबर के लेकर के अगर हम तैयारी करेंगे कि मेरे 99 ही आने चाहिए या मेरे 80% ही आने चाहिए, तब तनाव बढ़ता है। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, और जो जैसे कहा गया है कि फल की इच्छा ना करें, हम केवल अपना कर्म करें बढ़िया से। अच्छा, और हर चीज़ करें, जी, जी, गेम्स भी खेलें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, और पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें। अच्छा, कुछ ऐसा देखा जाता है कि 10वीं और 12वीं की जब परीक्षाएं आती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं,
उनका ज़्यादा हवा बच्चों पर आता है। तो इस 10वीं और 12वीं के साथ साथ हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जो 12वीं करके जो बाहर निकल जाते हैं, अगले ग्रेजुएशन में आ जाते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि 10वीं 12वीं के साथ साथ उन बच्चों की बात की जाए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट लेते हैं, जैसे कि IAS PCS है या फिर नीट मेडिकल का एग्ज़ाम है, वो बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तैयारी कैसे करें? हाँ मैम, सबसे पहली जो चीज़ है उसमें क्या है, उन्हें एक अपना बायोलॉजिकल क्लॉक बनाना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक ये है कि आप जिस समय परीक्षा एक भय की तरह हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। अगर ये परीक्षाएं कई पार्ट में हो, अगर सरकारी ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि कई पार्ट में परीक्षा हो, तो इतना भय उत्पन्न नहीं होगा हमारे सामने। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करे वो एक अपना बायोलॉजिकल क्लॉक बनाए। जब भी वो जिस समय भी परीक्षा देने जाते हैं, वो परीक्षा उसी समय वो डेली अपने घर में वो समय निर्धारित कर लें कि इस समय परीक्षा हो, तो वो उसी तरह से उस समय वो परीक्षा दें। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो रोजाना पढ़ें, रोजाना जो भी पढ़ें उसको वो एक हाईलाइट करके क्वेश्चन तैयार कर लें, और वो क्वेश्चन अपने दोस्त, माता पिता, किसी की भी मदद से वो शाम को या उस समय जब भी हो आप उनसे पूछें या उन क्वेश्चंस को हल करें। जब उन क्वेश्चंस को हल करेंगे तो जो गलतियां उनकी रहेगी वो पकड़ में आ जाएगी और उन्हें वो हमेशा याद रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी चीज़ आप पढ़ें उसे वो 24 घंटे के अंदर वो दोहरा लें। हाँ, तो उससे क्या है, रिकॉल बहुत जल्दी। ये सब सारे साइंटिफिक कारण है मैम। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप रिकॉल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो तैयारी है उसे मतलब इकट्ठे तैयारी आप किसी चीज की भी नहीं कर सकते हैं। तो जब कोई भी प्रतियोगी बाई स्टेप करते, बाई स्टेप का मतलब है कि शुरू से ही समय निर्धारित कर लें कि हमें आज इतना समय ही पढ़ना है। निरंतरता बहुत जरूरी है। आप निरंतर, हाँ बिल्कुल, निरंतर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर जैसे ही टूटती है आप फिर उसमें वापस नहीं आते हैं। पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है, तो ये एक रिवीजन होना चाहिए। हाँ, रिवीजन होना है, निरंतर पढ़ाई करने रहेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा जो सामाजिक रूप से भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने कहा अपने भाषण में कि सामाजिक रूप से भी इन्वॉल्वमेंट हमारी होनी चाहिए। उससे क्या है कि हमारा मस्तिष्क और ग्रो करता है, हम अनडेवलप नहीं होते और डेवलप होते हैं। तो हमारा जुड़ाव जो है अपने पेरेंट्स के साथ, बिल्कुल आइसोलेट मत हो जाइए। कोई चीज़ आइसोलेट होके आप चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे। उससे आप फिर अगर कुछ भी गलत करेंगे तो डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपका सामाजिक दायरा थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए, माता पिता, दादा दादी या जो भी है, इनके साथ आप जुड़े रहिए। पूरे अपने गजट के साथ दिन भर आप मतलब इस्तेमाल करिए, बुकवर्म ना बनिए। हाँ, और आप जो है निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि इकट्ठे हम पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो चीज़ें जो होगी वो आपके सामने रिजल्ट बन सही आएगा। दूसरी चीज़ है, कोई भी परीक्षा का परिणाम ना आखिरी होता है, ना कोई परीक्षा आखिरी रहता है। तो जीवन का दूसरा नाम भी परीक्षा ही है, बिल्कुल, हर रोज नया चलता रहता है। और तो इसी तरह से आपको जीना होगा। जैसे कि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो 10th और 12th के बच्चे आपके यहाँ हैं, तो आप उनको किस तरह से गाइडलाइन करते हैं कि इस तरह से इस बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहिए? जी, हम अपने स्कूल में केवल ये बताते हैं कि आपको केवल बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करनी है, इससे कई चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं वो उनका जो बेस है वो आपका यही बुक्स है। बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए आप ये सोचें कि कोई वो बहुत अलग से चीज़ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पूरी तैयारी के साथ करिए, और जैसे मैडम ने कहा कि उसको बिल्कुल निरंतरता बनाए रखें। ये नहीं कि हम जब एग्जामिनेशन आएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे। हम उसको शुरू से ही बिल्कुल टाइम टेबल के साथ में और पूरा एकाग्र होकर के और कंटिन्यूस पढ़ाई करें। कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और अगर ये कंटिन्यूएशन रहेगा तो आपका एक स्टेप वाइज स्टेप बनता रहेगा, एक स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए आपको कहीं भी कमी नज़र नहीं आएगी अपनी पढ़ाई में। अच्छा, जो हम लोग 10th और 12th की तैयारी कराते हैं, तो स्कूल में भी जैसा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, फिर या 3 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, उनका कितना रोल रहता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम में?
बहुत ज़रूरी है। वो हम असेंबली में भी ये बात बताते हैं कि इसको आप एक नंबर लेने का जरिया मत समझिए कि हाफ ईयरली एग्जाम है या एनुअल एग्जाम है। एग्जामिनेशन का मतलब आपका आपको ये बताता है कि आप कितने तैयार हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपकी तैयारी कितनी है, वही नंबर बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल नंबर लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य उन नंबर से ये जानना है कि हम कितने तैयार हैं। अगर हमारे 100 में से 50 नंबर आए हैं, इसका मतलब हमारी तैयारी आधी है अभी। अगर हम 75% नंबर ला रहे हैं तो हम यानी 3/4 हमने कवर कर लिया है। तो इस तरह से उसको लेकर चलें, केवल नंबर ले आए किसी भी तरह से वो सोल्यूशन नहीं। थोड़ा सा जो टीचर्स होते हैं, क्या आप मानते हैं कि टीचर्स का एक मॉरल सपोर्ट भी बच्चों को होना चाहिए? एक डंडा दिखा के हम किसी को काम नहीं कर सकते, तो इस बात से कितना सहमत है कि टीचर्स उनको कोऑपरेट करें कि आप किस तरह पढ़ें? टीचर तो गाइड हैं ही। अगर ऐसा होता तो आजकल जितने भी स्टडी मटेरियल है सारा कुछ अवेलेबल है, चाहे नेट लें या बुक्स लें, सब में अवेलेबल है। लेकिन टीचर एक गाइड है, तो गाइड का होना तो बहुत जरूरी है गाइड का। गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस भावनात्मक रूप से जुड़ के अगर बच्चों को हम गाइडलाइन दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चिंता है और ये तनाव है, ये तो मतलब है ही है ना, होता ही है। जैसा कि सर ने कहा कि जो 70 वाला है उसको 80 चाहिए, 80 वाला 90 चाहिए। तो इस सब के बीच में क्या खान पान का भी असर पड़ता है बच्चों पे एग्ज़ाम के दौरान? मैम बिल्कुल, अगर आप तनाव में रहेंगे तो खान पान आपकी आधी हो ही जाएगी, आप बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारी भोजन परीक्षा के दौरान या इन सब, जब भी हम कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो भारी भोजन हम नहीं कर पाते और करना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे प्रोटीन और लिक्विड डाइट हैं जिन्हें कि हमें लेना चाहिए, जैसे कि दूध है, दूध अपने आप में कंप्लीट डाइट है, जूस है, फल है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन करें, भारी भोजन नहीं करें जिससे कि हमें नींद आए और हमारा आलस्य बढ़े। तो ऐसे भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। थोड़ा लिक्विड चीज़ लें और फिर थोड़ा थोड़ा लें। थोड़ा एक ही बार में बहुत ज्यादा भोजन करेंगे देखा जाता है तो कि बच्चों को भूख ही नहीं लगती, एग्जाम में बच्चे खाना ही नहीं खाते। फिर भी खाना चाहिए। हाँ, खाना चाहिए। हेल्दी बॉडी का रहना भी बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छी तरह से अच्छा, नींद का कितने टाइम बच्चों को नींद लेना चाहिए? मैम, नींद का ये है कि 6 से 7 घंटा जरूर सोना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रात भर पढ़ के हम पूरा बहुत अच्छा एग्जाम हॉल में जाके कर पाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। आप ना हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख ले। आप जिस दिन आप रात भर जगेंगे और जाके परीक्षा हॉल में बैठेंगे, वो सबसे खराब पेपर आपका जाएगा, इतना तय है। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आप ये मत सोचिए कि एक रात हम पहले जग के अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा। जो भी आपने साल भर पढ़ा है वही चीज़ें आपको याद रहेंगी और वही चीज़ आप परीक्षा में अच्छे से लिख पाओगे। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। मतलब जब अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद अगर हम 6-7 घंटे नींद ले रहे हैं तो जो हमने पढ़ा है वो माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क जो है वो उसको पकड़ लेगा कि हाँ हमने इतना पढ़ा है, उसको रिकॉल कर लेगा एक तरह से, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये चिंता तो बच्चों की है, अब पेरेंट्स क्या करें? उनसे ज़्यादा चिंता तो पेरेंट्स की होती है। मैम, एक पेरेंट्स होने के नाते मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपेक्षा न पालें अपने बच्चे के एक स्थिति, जैसे इंटर और हाई स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं के ही बच्चों की बात कर रही हैं। तो अब आपका समय केवल उनके ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इनसे मतलब रखिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डंडा लेके किसी को भी पढ़ाया जा सके तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बस उन्हें आप वॉच करते रहिए, आप उन्हें कभी प्रेशर मत दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी निगेटिव बात मत बोलिए कि आप नहीं पढ़ रहे हो, उसका एकदम। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको कैसे पढ़ाएं? मैम, मैम सबसे पहले पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस रुचि के सब्जेक्ट को ले रहे हैं। अगर आपको विषय में रुचि नहीं है तो आप मैम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप सबसे पहले उन बच्चों को वही विषय दिलवाइए जिसमें कि वो उनकी रुचि हो। बेवजह उन्हें साइंस लाना या जो उन्हें नहीं पढ़ना वो देना, ये एकदम गलत है। तो ये पेरेंट्स को इस चीज़ में इस तरह की अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए। और नंबर कितने भी आए, कोई भी आए, कितना भी आए, मैंने कहा ना कि सर ने भी कहा कि जितना पढ़े हो उतना ज़रूर नंबर आएगा। वो टीचर देख लेता है, वो कॉपी उसी तरह से, थोड़ा स्टैंडर्ड एरर हो सकते हैं लेकिन
जितना आपने कर्म किया है वो जरूर फल आता है, वो मिलेगा जरूर आपको। थोड़ा सा एक ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि बच्चे कुछ तो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लिखकर वो नहीं आ पाते। हाँ। उस विषय में क्या कहेंगे आप? लिखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर तो उसी से मिलेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस भी करे। अच्छा। केवल पढ़ने से उतना याद नहीं रह पाता। अभी तो याद रहेगा लेकिन बहुत दिन तक नहीं रहेगा, और इसलिए पढ़ाई करते समय उसको लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जैसे मैडम ने कहा कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की रुचि किस में है, क्योंकि अगर रुचि नहीं होगी तो वो पढ़ नहीं पाएगा। और आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि केवल डॉक्टर ही बनना है, या आजकल पहले ऐसा था। पहला ये कॉन्सेप्ट था कि साहब अगर क्या बनोगे तो डॉक्टर बनेंगे, क्या बनोगे कि इंजीनियर। अब ऐसा कुछ नहीं है, हजारों ऑप्शंस लाइन है और बच्चे की जहाँ रुचि है वहीं पे सफलता मिलती है। और हमारा उद्देश्य जो है वो सफल ही होना है। हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमारा उद्देश्य केवल एक है, और यही होना चाहिए। पेरेंट्स को भी यही गाइड करना चाहिए बच्चों को कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वो खेल कूद में जाएं, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएं, डांस ड्रामा करें, या आप एकेडमिक्स में जाएं, या आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने सफल। आप इतना उस फील्ड में जाएं तो उसी फील्ड में जाएं जहां आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो राइटिंग का फ़र्क होता है, क्या वो भी डिपेंड करता है कि हमारे नंबर कम या बढ़ हो सकते हैं? तो हमारे बच्चों को कुछ ये बताइए कि किस तरह से मतलब राइटिंग को सुधार सकें, एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकें, और दूसरा टाइमिंग का ध्यान बच्चे किस तरह रख सकते हैं, इस बारे में बात करें। मैम एक चीज़ है कि बिल्कुल मैं कहूँगी कि राइटिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ही पड़ जाता है। तो राइटिंग एक बहुत अच्छी कला है भाई। आपके हाथ अगर अच्छा लिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है। जो लिख रहे हैं उसमें ज़रूर कुछ नंबर का फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ टाइमिंग का ये है कि कोई क्या होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत आता है, कोई क्वेश्चन कम आते हैं। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको सरल लग रहा है उसे आप पहले करिए, और टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो या अगर किसी क्वेश्चन में आप उलझ गए हैं तो उसे तुरंत वहीं पे छोड़िए। कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं और उलझ जाते हैं आंसर लाने में, उसे वही छोड़िए और नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे ही समय आएगा आप उसे फिर से कर लेंगे, वो चीजें आ जाएंगी। तो समय का ध्यान देना बहुत आपकी बात से ये भी ध्यान आया कि जो मेडिकल के बच्चे हैं, रिपीटर्स हैं, 1 साल है, फिर 2 साल है, तीसरी साल, उन पर एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अगर इस बार नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक लाइन उन्होंने बना के चली है कि हमको नीट क्वालिफाई करना है, वो नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सब्जेक्ट है उनका, मान लीजिए केमिस्ट्री बच्चे को नहीं आती है, तो वो उसको किस तरह करे, वो सारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनका कोई सब्जेक्ट वीक है, या फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट वीक है, उसको बच्चे पहले करें या बाद में करें, इस बारे में हमारे बच्चों को बताइए। मैम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 बार 4 बार जो भी हो, अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल बेकार आपका चला गया। विश्वास मानिए, जो सफलता या असफलता जो होती है ये एक अनुभव की चीज़ है, कि मतलब आई नहीं आई वो एक लास्ट नहीं है। कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने, नीट में 4 बार देके नहीं हुए तो उससे कोई फर्क, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आपके साथ रहेगा। और हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन अगर बीएससी करें, उसमें उस नीट का इतना प्रभाव पड़े जो तैयारी किया है आपने, कि आप बहुत अच्छे सफल व्यक्ति बन जाए किसी भी फील्ड में जाके। ये कोई आवश्यक नहीं है कि डॉक्टर ही बने। उसकी अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो किसी अन्य प्रोफेशन में आप अच्छा करेंगे। और हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री वीक हो, अगर आप तैयारी की बात कर रही हैं तो केमिस्ट्री अगर आपकी वीक है तो उसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा उस पे पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर नहीं होता है तो बिल्कुल उसको, क्योंकि देखिए डिप्रेशन में जाना और जीवन से हारना, ये यही जीवन से हारना, बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। जी। इस बारे में भी बात होना चाहिए। कोटा में लगभग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लगभग। इतना उन पे प्रेशर पेरेंट्स का, उससे क्या होता है पेरेंट्स अपनी इज्जत बना लेते हैं। और बहुत बड़ा टॉपर एक लिख के गया था लड़का, कि मतलब वो किस तरह से मतलब मर जाता है अपने पेरेंट्स के प्रेशर में। दूसरी चीज, विश्वास मानिए, जीवन का नाम ही पूरा जीवन परीक्षा में चलता है पूरा। तो बच्चों से भी यही कहूंगी कि पूरा जीवन एक परीक्षा है, और कभी भी हार, कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे रह के आए,
तो आपने रहा वो तैयारी की, जीवन का ये एक बहुत बड़ा सफलता है आपका। वो उसमें आप नहीं हुए, किसी और फील्ड में जाके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि 10th इंटर जो है वो बहुत कम परसेंटेज में पास किए और बाद में वो PCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर या जो IAS की तैयारी की वो कुछ नहीं किए, बहुत अच्छे ओरेटर बने, बहुत अच्छे मोटिवेटर बने। तो विश्वास मानिए ये आपके जीवन का बिल्कुल अंत नहीं है। आपने जो तैयारी की वो आपके जीवन में जरूर आगे वो आपको योगदान देगा, जो भी आपने वहाँ पे संघर्ष किया है। यही बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें एक्चुअली अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। हम कुछ भी करें, अगर उसमें कहीं असफल भी होते हैं तो हमको उसको इस तरह से लें कि शायद हमने इससे कुछ और अच्छा करना है। हमने तैयारी तो मेडिकल की करी है या इंजीनियरिंग करी गई और हम उसमें 2 बार 3 बार असफल हो गए, तो हम उसको भी पॉजिटिव में लें, बजाय कि सोच के मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे लिए इसके आगे कुछ है ही नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। उसको हम उसमें भी अच्छा ही देखें कि हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा हमने करना है जिंदगी में। क्योंकि मैम 1 नंबर में बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो लड़का तैयारी नहीं किया? अब 1 नंबर में क्या जीवन को हार सकते हो? पूरा जीवन हार सकते हो? तो बिल्कुल नहीं भाई, क्यों गिव अप करोगे? गेम है, जैसे गेम आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अब एक नहीं तो जीतना है, जीतती एक ही टीम है, लेकिन अब हारने वाली टीम आत्महत्या तो नहीं करेगी भाई, ये तो गेम है। हो सकता है उन्होंने थोड़ा बेटर करा, वो जीत गए, लेकिन हमने कोशिश ये करनी कि कोई बात नहीं, इस बार हम इस टीम से हारे, अगली बार हम और ज्यादा अच्छी तरह से जीतेंगे। तो हम अपने एटीट्यूड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, और ये बिल्कुल न मान के चले कि बस मैंने तो ये करना है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ और है ही नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा फर्क क्या इस बात का भी पड़ता है कि अटेम्प्ट जो होते हैं वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अटेम्प्ट कम होते जा रहे हैं। जैसे पहले मेडिकल था तो पहले यूपी के उसमें होता था, हर स्टेट लेवल पर होता था, आज वो एक है। एम्स अलग होता था, नीट अलग होता था, तो इसका फर्क पड़ता है। आज एम्स भी ख़त्म हो गया है, तो सिर्फ एक परीक्षा मेडिकल के लिए बची है। तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों पर इस बात का प्रेशर और बढ़ गया है कि अब सिर्फ एक ही चांस है। अगर हमने नीट अच्छा नहीं करा तो हम सोचते हैं हम एम्स अच्छा कर लेंगे, एम्स अच्छा नहीं, हमारा नीट अच्छा हो गया। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि जो परीक्षाओं का जो तरीका है वो ज़्यादा होना चाहिए, उससे बच्चों पर मेंटल प्रेशर कम पड़ेगा? मैम एक्चुअली में क्या है, ये तो सरकार की प्रक्रिया है कि वो किस तरह से लेती है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब वो एक परीक्षा ले रही है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी इसलिए आ रही है कि एक ही बार में वो छट जा रहे हैं बच्चे, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए अलग जा रहे हैं, फिर वो नीचे आ रही है, रैंक नीचे नीचे चलती जा रही है। तो ये बात तो आपका बात कहने को मैं स्वीकार करती हूँ कि अगर इस तरह से हो चीज़ें कि भाई यूपी अपना अलग कर रहा है, सारे स्टेट अलग अलग ले रहे हैं, सारे स्टेट अलग अलग कर रहा है, तो चीजें, क्योंकि एक ही परीक्षा हो सकता है, आज परीक्षा और मेरी तबीयत खराब हो जाए जी, बिल्कुल, तो उसे चांस तो एक ही मिला। जो बच्चे 1 साल तैयारी किया उसे आपने एक ही चांस दिया, तो इसलिए आपको 1 2 3 चांस तो देने चाहिए। अच्छा, हम लोग परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं और जो 10th 12th है सबकी बात कर रहे हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एक अच्छा सा संदेश हो सकता है? एक तो ये है कि संघर्ष जितना अधिक होगा सफलता उतनी ही अच्छी होगी, तो संघर्षशील बनिए, न कि सफलता पे ही एकदम केंद्रित हो जाइए। दूसरी चीज़ ये कि एक प्रधानमंत्री जी की किताब है परीक्षा वॉरियर्स, तो उसे ज़रूर पढ़िए, 2-3 बार आप पढ़िए ताकि आप तैयार हो सके। और ये मानिए कि ये जो है ये आपका लास्ट नहीं है, जो भी परिणाम आए उसे तहे दिल स्वीकार करिए और अपने अंदर एक ईश्वर भक्ति, चाहे जिस किसी की भी पूजा आप करते हैं उसके तरफ उन्मुख होइए, ताकि आपके मन और मस्तिष्क दोनों में शांति बनी रहे और आपके परिणाम जो भी आए उसे आप स्वीकार कर सके, और इसी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यही बात आपसे जानना चाहेंगे, कुछ संदेश? मेरा भी यही सुझाव है कि आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो, और उसमें ये ना समझें कि ये हमारे आखिरी परीक्षा है, आपके और भी मौके मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश पूरी करिए, अपने कोशिश में कोई भी कमी ना रखें। और अगर असफल भी होते हैं तो ये मान के चलिए कि अभी आपको और अच्छी, कहीं किसी और अच्छे काम के लिए आपको भगवान ने चुना है और आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद है कि आप सब लोग अपने आप को उस मुकाम तक ले जाएंगे जो कि हम सब ने, समाज ने आपको बारे में सोचा है।
तो आप सब दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। और उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, इस लगन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि वो ज़रूर सफल होंगे। और जो भी अपने धर्म का, जैसा कि मैडम ने बताया था कि धार्मिक भावनाओं को भी अपनी उजागर रखिए, क्योंकि मन में संतोष कहीं ना कहीं आता है इन सब बातों से भी। और थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा खाना, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो मैं अपने बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।